हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JCERT की बुक से, हिस्ट्री की बुक से चैप्टर नंबर 7। पिछले क्लास में हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। इस क्लास में हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज जो टॉपिक है वो है खाना बदोश एवं घुमंतू जनजातियों का जीवन। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। लिखा है, खाना बदोश एवं चरवाहे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे। तो खाना बदोश किसे कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि जो खाना बदोश जिनका नाम होता है उसका मतलब होता है कि वो एक जगह टिक कर नहीं रहते, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। वे ऐसा अपने जानवरों के लिए चारागाह की तलाश में करते थे, यानी उनके जानवरों के लिए जब चारागाह खत्म हो जाता था तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। ये दूध, घी तथा ऊन जैसे पशुचारी उत्पादों की बिक्री कर अपनी जीविका चलाते थे। तो जो खाना बदोश होते थे, जो चरवाहे होते थे, उनके पास जो भी जानवर होते थे उनसे जो दूध मिलता था, घी और ऊन मिलते थे, उन्हीं की वो सेल करते थे और अपनी जीविका चलाते थे। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े एवं बर्तन आदि प्राप्त करते थे। यानी कि जो खेती वगैरह करते थे और जो एक ही जगह टिक कर रहते थे, उन्हीं से वो अनाज लेते थे, कपड़े लेते थे, बर्तन लेते थे और उनके बदले उनको ऊन, घी जैसी चीज़ें दिया करते थे। कुछ चरवाहे मवेशियों एवं घोड़ों की बिक्री भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपने जो प्रोडक्ट है वो सेल भी करते थे और साथ साथ में अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते वे सामानों का क्रय विक्रय करते थे। यानी जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो कुछ सामान बेचते थे और कुछ सामान वो खरीदते थे। कौन खरीदते थे, कौन बेचते थे? खाना बदोश या चरवाहे। ऐसी ही एक व्यापारी जनजाति थी बंजारा। बंजारा अपने परिवारों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे। वे खाद्य पदार्थों का व्यापार करते थे। जो व्यापारी जनजाति थी जिनका नाम था बंजारा, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे और वो किसका व्यापार करते थे? खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते थे। उनका कारवां टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई का काम बंजारे ही करते थे। अब मुग़ल काल में भी बंजारी क्या काम करते थे? तो मुग़ल काल में सैन्य अभियानों के दौरान मुग़ल सेना के लिए खाद्यान्न की ढुलाई बंजारों द्वारा की जाती थी। कुछ जनजाति फेरी वाले थे, यानी कुछ ऐसे जो घुमंतू थे, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर रहते थे तो उनको घुमंतू भी कहा जाता था। तो ऐसे ही एक जनजाति थे। तो उनमें से कुछ फेरी वाले होते थे जो रस्सी, चटाई आदि का निर्माण कर गांव-गांव में जाकर बेचा करते थे। कुछ जनजातियां विभिन्न नगरों और गांवों में अपनी कला का प्रदर्शन करती थीं। इनमें कुछ नर्तक होते थे, कुछ मदारी होते थे और कुछ अन्य जो तमाशा करने वाले, जो नाटक करने वाले लोग होते थे, नाटक करते थे। अन्य तमाशबीनों की जातियां थीं इसमें। ओके। सामाजिक परिवर्तन एवं जातियाँ। मध्यकाल में कई नई जातियाँ जाति व्यवस्था में शामिल होने लगी थी। पहले जाति व्यवस्था में वो लोग शामिल नहीं थे, लेकिन फिर मध्यकाल में वो लोग जाति व्यवस्था में शामिल होने लगे। ये अर्थव्यवस्था एवं समाज की आवश्यकता बढ़ने के कारण हुई। कई जनजातियों को जाति व्यवस्था में शामिल कर लिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, जो ऐसे शिल्पकार जिनको विशेषज्ञता प्राप्त थी, जिन्हें नाम प्राप्त था, उनका काम जो सराहना मिलती थी और उनसे काम लिया जाता था ज़्यादातर। तो जैसे सुनार हो गए, लोहार, बढ़ई आदि को भी जाति का दर्जा दे दिया गया, यानी उनके काम के अकॉर्डिंग उनको जाति में डिवाइड कर दिया गया। वर्ण में भी छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों की कई उपजातियां उभर कर सामने आई। अब वर्ण के स्थान पर जाति महत्वपूर्ण हो गई, यानी वर्ण की जगह पर अब जाति प्रथा जो थी वो इम्पॉर्टेंट हो गई थी। 11वीं एवं 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच हूण, चंदेल, चालुक्य जैसे नए राजपूत गोत्रों की शक्ति में वृद्धि हुई। पूर्व में इनमें से कुछ जनजातीय समाज के अंग थे जो बाद में राजपूत कहलाने लगे। झारखंड में चेरो एवं खरवारों के कुछ कुल कालांतर में राजपूत कहलाने लगे, यानी झारखंड में कुछ ऐसे कुल थे जिनका नाम था चेरो और खरवारों, तो उनका भी अभी वो लोग भी राजपूत कहलाने लगे। धीरे धीरे वे प्रायः कृषि वाले क्षेत्रों में शासक
बन बैठे, यानी कि जहाँ पर कृषि होती थी, खेती बाड़ी होती थी, तो वहाँ पर वो शासक बन बैठे, राजा बन बैठे, क्योंकि उनकी वो उनका अधिकार जो था उस एरिया में था। ठीक है, अब जान लेते हैं बंजारे किसे कहते हैं। तो 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी थे जिनका नाम था पीटर मुंडी। उन्होंने बंजारों के बारे में बताया कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई, मतलब एक कारवां से हुई, जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल जैसे अनाजों से लदे थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, यानी पूरा परिवार जिसमें बीवी बच्चे होते थे, जो फैमिली होती थी, उनको साथ लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भार वाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, यानी घूम घूम कर रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं, यानी कि जो घूमने वाले होते हैं वो खुद ही सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है वहाँ से वे खरीदते और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वो महंगा है। वहाँ से वे फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते हैं जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। यानी कि वो जो बंजारे थे तो उनका यही काम था। ठीक है, तो टांडा में 6 से 700 तक लोग हो सकते हैं। वे एक दिन में 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते। यहाँ तक कि ठंड के मौसम में भी अपने गाय बैलों पर से सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं। अब उपर्युक्त अवतरण के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको पढ़ना है और ऊपर इसी क्वेश्चन के आंसर को ढूंढकर बोलना है। पीटर मुंडी कौन था? तो यहाँ पर लिखा है पीटर मुंडी एक अंग्रेज़ व्यापारी था। ठीक है, और 14,000 बैलों पर क्या लदे थे? 14,000 बैलों पर गेहूँ और चावल लदे थे। तो इसी तरह से 2 और क्वेश्चन है, आप इसे पढ़िएगा और इसे सॉल्व कीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्या लिखा है। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, यानी जो शासक बन बैठे थे उन्होंने राजपूत गोत्र के उदय का उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, यानी जो जनजातीय लोग थे जो शासक के रूप में थे, उन्होंने राजपूत का जो गोत्र होता है उसके उदय का उन्होंने अनुसरण किया। बाद में कई जनजातियां जाति व्यवस्था में शामिल हो गई, लेकिन प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। जो बहुत प्रमुख जनजातीय परिवार थे जिनका कुल था वही शासक वर्ग में शामिल हो पाए, यानी राजा बन पाए छोटे। ठीक है, जो एक एरिया में शासन करता हो। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम भागों की प्रभावशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी घुमंतू लोग थे, जनजाति थी जो जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम को अपना लिया था, क्योंकि इस्लाम में भी जाति व्यवस्था नहीं है। राजपूतों की तरह कुछ जनजातियां पूर्ण संगठित प्रशासनिक व्यवस्था को गठित करके राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गई। उदाहरण के लिए 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में अनेक गोंड राजवंशों का शासन था। गोंडवाना प्रदेश विशाल वन प्रदेश क्या था? वर्तमान में वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्र होगा वहाँ पर ये विशाल वन प्रदेश है, यानी गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश इसी को कहा जाता है। आगे लिखा है गोंड इस क्षेत्र में रहने वाले जनजाति थे जो स्थानांतरीय खेती कर अपना जीवन यापन करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में विभक्त थे। प्रत्येक कुल का एक राजा होता था। जब दिल्ली के सुल्तानों की शक्ति घट रही थी, कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे छोटे सरदारों पर हावी होने लगे थे तथा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, यानी एक ही जगह पर रहकर ये प्रशासनिक व्यवस्था चला रहे थे। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर रहे थे केंद्रीकृत होकर, यानी इकट्ठे होकर के एक जगह रह करके अपना शासन चला रहे थे। वो राज्यगढ़ों में विभाजित थे जो किसी खास गोंड कुल के अधीन थे। ये पुनः 84 बरहोतों में विभाजित होते थे। 84 गांवों का समूह था। एक 84 में 7 बरहोत होता था। बड़े राज्यों के उदय से गोंड समाज में परिवर्तन होने लगा। उनके समाज में अब असमानता फैलने लगी। गोंड सरदार राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे, यानी जो गोंड सरदार थे वो सोचते थे कि मैं राजपूत के रूप में विख्यात हो जाऊं,
क्योंकि राजपूत को बड़ा माना जाता था। इसलिए गढ़ कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की एवं अपने पुत्र दलपत की शादी महोबा के चंदेल राजा सालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से कराई। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय वीर नारायण ही था। अतः रानी ने अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठकर उसके संरक्षण के रूप में स्वयं ही गढ़ कटंगा का शासन संभाल लिया। यानी उनकी जो वाइफ थी उन्होंने खुद ही उस एरिया का जो शासन था उन्होंने खुद संभाल लिया और अपने 3 वर्षीय बेटे को गद्दी पर बैठा दिया और उसके संरक्षण के लिए खुद ही शासन संभालना स्टार्ट किया। इसके शासनकाल में राज्य का अधिक विस्तार हुआ। सन 1565 ईस्वी में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं ने गढ़ कटंगा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में दुर्गावती वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन उसने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। अब पढ़ लेते हैं झारखंड की जनजातियों के बारे में। झारखंड में 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 8 जनजाति बिरहोर, असुर, कोरवा, पहाड़िया, विरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया तथा सबर को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। इसमें से असुर सबसे प्राचीन जनजाति है। वर्तमान में ये जनजाति लुप्त होने की कगार पर है। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति लुप्त होने की कगार पर है। इस जनजाति के लोग रांची, लोहरदगा, धनबाद एवं सिमडेगा में रहते हैं। पूरा पाषाण काल से झारखंड जनजातियों का अधिवास रहा है तथा इनकी सांस्कृतिक विशिष्टता झारखंड की वर्तमान पहचान है। यहाँ के अधिकांश जनजाति परिवार एकल होते हैं, यानी एक ही होते हैं। इनका समाज पितृसत्तात्मक होता है, यानी जो मुखिया होंगे वो पिता होंगे। फिर भी समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बाल विवाह एवं दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा प्रायः इनके समाज में नहीं है। कृषि तथा पशुपालन अधिकांश जनजातीय लोगों की प्रमुख आजीविका है। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपनी जीविकोपार्जन के लिए शिकार एवं वनोत्पाद पर निर्भर हैं। वनोत्पाद क्या मतलब? जो जंगल से मिलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं उनको वनोत्पाद कहा जाता है। जैसे कि हो गए गोंद हो गए, जैसे कि जड़ी बूटियां हो गई, फल हो गए, लकड़ी हो गए, इसकी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो वनों से मिलती हैं उन्हें वनोत्पाद कहा जाता है। लोहरा, करमाली, महली जैसी जनजातियाँ शिल्पकारिता के लिए जानी जाती हैं, यानी वो कला जैसे वो चटाइयाँ बुनते थे या फिर अपनी कला का प्रदर्शन करते थे, जैसे कि किसी भी चीज़ को बनाकर, ठीक है, तो उन्हें शिल्पकारिता के लिए जानी जाती हैं, जिसमें से एग्जाम्पल हैं लोहरा, करमाली, महली जैसी जनजातियाँ। झारखंड में जनजातियों का प्राचीन धर्म सरना धर्म है। इसमें प्रकृति की पूजा होती है। सूर्य को अधिकांश जनजातियों का प्रमुख देवता माना जाता है। पाहन इनका पुजारी होता है। झारखंड के जनजातीय समाज में लोक संगीत एवं लोक नृत्य काफ़ी समृद्ध है, जो इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन है। जनजातीय समाज कई गोत्रों में बटा होता है एवं इन गोत्रों का एक पहचान चिन्ह होता है। एक गोत्र में विवाह निषेध माना जाता है। मृत्यु के बाद शव को गाड़ने एवं जलाने दोनों की प्रथाएं हैं। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल, उरांव, मुंडा एवं हो को क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा स्थान प्राप्त है। आई होप आपको झारखंड की जनजातियों के बारे में काफ़ी नॉलेज मिली होगी और ये अगर चैप्टर समझ में आई है और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।